अंधेरे का सैलाब बढ़ता चला जा रहा था, मानो दिन का उजाला डरकर कहीं भाग खड़ा हुआ हो। इतना घोर अंधकार, इतना घोर अंधकार कि वो खुद कहाँ थी उसे पता ही नहीं। वो भागी चली जा रही थी, बस भागी चली जा रही थी। जिधर भी भागती चट्टानों से टकरा कर गिर पड़ती, मानो किसी ने जोर का प्रहार किया हो और जबरन उसकी आंखें नोच कर निकाल ली हों। वो भाग रही थी एक अंधे की तरह, बिना किसी दिशा बोध के भागी चली जा रही थी, दोनों हाथ आगे फैलाए। कहीं दूर कुछ दिखाई दे रहा था, एक मध्यम सी रोशनी, टिमटिमाती सी, मानो उसे एक पुनर्जन्म की भांति आवाहन कर रही हो। वो उस तरफ भागी चली जा रही थी। रोशनी आवाहन दे रही थी, आ जाओ, कुछ बाकी है अभी भी। कहीं दूर टिमटिमाता हुआ सा दिया बिना आंखों के भी अंधेरे में दिखाई दे रहा था उसे। वो बस उस तरफ भागी चली जा रही थी, भागी चली जा रही थी, भागी ही चली जा रही थी। अपने पूरे अस्तित्व की शक्ति को समेटे, दांतों को भींचकर भागी चली जा रही थी। दिए की रोशनी कुछ नजदीक आती जा रही थी। हाँ, अंधेरा हार गया मुझसे, मुझे रोशनी चाहिए। हाँ, मेरा पुनर्जन्म, कोई नहीं रोक सकता मुझे। कदम और तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे और ना जाने कहां से एक पत्थर टकराया उसके पैरों से और वो लहराती हुई, लड़खड़ाती हुई धराशायी हो गई एक विशाल वृक्ष की तरह से और गिर पड़ी थी वहीं पर धड़ाम से। दिशा एकदम से उठकर बैठ गई थी, माथे पर अनगिनत पसीने की बूंदें, बिखरी लटें। कैसा स्वप्न था ये, झकझोर गया था अंदर तक। अभी वो तेज तेज हाँफ रही थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी, एक धराशायी वृक्ष की तरह। निर्जीव पड़ रहे सुन्न से हाथ पैर। उठकर बैठ गई थी, बहुत मुश्किल से उठी। खिड़की पे लगे पर्दे को जोर से झटके के साथ खींच दिया। कमरे में हर तरफ रोशनी थी, बस रोशनी। वो भी इस रोशनी में लुप्त होती चली गई थी, लुप्त होती चली गई थी। रक्तिम प्रकाश बिखरता हुआ जहां से सूर्योदय हो रहा था, वो ऊंची नीची सी काली भूरी चट्टानें, जहां पर झुरमुट सा एक वृक्ष जिसकी शिराएं टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनाती हुई ऊपर की तरफ जाती हैं। उस वृक्ष पर कुछ काले जहरीले सर्प लिपटे हुए फुफकार रहे हैं। यह चित्र कैनवस पर उभर कर सामने आया था। उसकी उंगलियों के बीच दबा ब्रश रंगों से उस चित्र को पूर्ण करने में व्यस्त था। दिशा उसी चित्र में खोई हुई रंग भरती चली जा रही थी। पिताजी कितनी देर से खड़े पीछे से ही उस अजीबोगरीब चित्र का अवलोकन करते जा रहे थे। अचानक दिशा ने ब्रश में रंग भरने के लिए सिर घुमाया तो चौंक गई। अरे पापा, आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? मैं तो जान ही नहीं पाई। बेटा, तुम अपने चित्र को बनाने में व्यस्त थी, मैंने नहीं टोका। अच्छा पापा, बताइए कैसा लग रहा है चित्रण आपको? दर्पण ने दिशा की आंखों में देखा और कुछ सोचकर बेटी के बात का जवाब दिया था। बिल्कुल तेरे जैसा।
क्या मतलब? दिशा ने सवाल किया था। मतलब ये कि तू जैसे किसी और जहां की सारी दुनिया से परे, उसी तरह तुम्हारा ये अद्भुत चित्र भी है। काली चट्टान से सूर्योदय हो रहा है, वृक्ष पर भयानक सर्प लिपटे हैं। मेरी तो समझ से परे है बेटा ये सब। ओह पापा, आपने चट्टान कहाँ से देखी? देखिए, ध्यान से देखिए इस चित्र को। ये तो एक स्त्री है जिसका व्यक्तित्व तो चट्टान के समान है और वो प्रताड़ित अवस्था में गर्दन से सिर को उल्टे हुए है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, परंतु उसके कांधे से सूर्योदय हो रहा है और उसके निकट ही सर्पों से अलंकृत वृक्ष उगाया है। चित्र का भाव अब पिता की समझ में आ चुका था। ये वो बेटी थी जिसकी मां जन्म देते ही लंबी सांस खींची थी पिता ने। वो जान ही ना सकी कि मां क्या होती है। मां की कोई परिभाषा नहीं, मां बस मां होती है। इस बच्ची ने तो अपनी मां को कभी देखा भी नहीं। इसे क्या पता कि मां की ममता क्या होती है। बस एकमात्र सहारा था दर्पण। अब बूढ़ा हो चुका था, एक वृद्ध पिता और एक दुनिया से अनजानी अपनी ही दुनिया में रहने वाली ये बेटी दिशा, वही तो पिता का एकमात्र सहारा भी थी बुढ़ापे में। पिता आराम कुर्सी पर बैठे हुए किसी शून्य में विचरण कर रहे थे, सोचते चले जा रहे थे। और फिर से एक बार उन्हीं प्रश्नों ने उन्हें आ घेरा था। क्यों किया तुमने अपने साथ ऐसा? मैं तो था ना तुम्हारा हाथ थाम कर जीवन भर खड़े रहने को। निधि, क्यों तुमने अपने आप को सबसे दूर कर लिया? क्यों दूर कर लिया? दिशा पुनः उन्हीं रंगों के बीच कैनवस के पास आकर बैठी थी। काले जहरीले नागरूपी पुरुषों को चित्र में व्यक्त कर उसे आत्मीय शांति का अनुभव हो रहा था। वो खुद में बातें कर रही थी। पापा, मैं सब कुछ जान चुकी हूं। मेरी मां इस दुनिया में नहीं, पर मुझे इस दुनिया में लाने के लिए क्या नहीं सहा उसने। मैं चुप हूं, पर अपनी मां पर गर्व है मुझे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं सोचा और मुझे जन्म दिया। दुनिया कुछ भी कहे, वो सिर्फ मां थी, बस मेरी मां। दिशा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली थी। एक हाथ से आंसू पोंछे चेहरे को छुपाते हुए भीतर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो अपना दुख उस आदमी को नहीं जताना चाहती थी जो एक मिसाल था उसकी नजरों में सच्चे प्रेम का। आज तक तो मैं पुरुषों से प्रेम से नफरत करती थी, ना जाने क्यों, मुझे भी नहीं पता। पर आपने मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया पापा कि मैं कौन हूं। वो रोती चली जा रही थी। कमरे में आते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी रही, सांसें तेज चल रही थी। पापा, क्यों हुआ ये सब? उसने एक लंबी सांस खींची थी, अपने आंसू पोंछे और अलमारी में बहुत तेजी से कुछ ढूंढने लग गई थी।
जो उसने छुपा कर रखा था। एक फाइल निकाली, वो उसके पन्ने पलट रही थी और बार बार कुछ देख रही थी। उसी फाइल के अंदर कुछ पुराने खत सजो कर रखे गए थे, कुछ सूखे फूल, कुछ तस्वीरें, बहुत सारी यादें। ये फाइल दिशा दर्पण के कमरे से चुरा कर लाई थी। कुछ ढूंढते हुए अचानक अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने बक्से में कई सारी फाइलों के बीच उसे ये मिली थी, उसके अस्तित्व की सच्चाई। वो इस फाइल के पन्ने पलट रही थी। बहुत सी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें। मेरी माँ कितनी खूबसूरत थी, लंबे लंबे काले घने बाल, बड़ी गहरी आंखें, प्यारी सी मुस्कान। हर तस्वीर में वो एक से बढ़कर एक लग रही थी। माँ, मैं ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी जो तूने मुझे जन्म देकर किया है। दिशा खतों और तस्वीरों में खोई हुई थी। तभी बाहर से पिता की आवाज आई, बेटा दिशा, सो गई क्या? मैं जरा बाहर से होकर आता हूं, दरवाजा बंद कर लेना, मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। जी पापा, अंदर से आवाज दी थी दिशा ने। दर्पण ने एक छड़ी उठाई, आंखों पर लगा मोटे लेंस का चश्मा ठीक किया और बढ़ गया उस ओर जहां से उसकी सांसें चलती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये कैसी लव स्टोरी है, कैसी कहानी है जो किस मोड़ से शुरू की मैंने, और इस एपिसोड में यहीं तक आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि दिशा के लाइफ की क्या सच्चाई है और दर्पण उससे क्या छुपा रहा था, उसके माँ की क्या कहानी थी। ये सब जानने के लिए आपको मेरा सुनना होगा अगला एपिसोड, यानी कि इश्कोहलिक डायरी की काल सर्प कहानी का दूसरा भाग, दूसरा एपिसोड। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस कहानी को आगे और सुन सकें। अगर आपको ये कहानी अब तक कैसी लगी तो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने अपने भाव यहाँ पर ज़रूर व्यक्त कीजिए। तो इसी के साथ ही इश्कोहलिक डायरी को भी आप अपना प्यार दीजिए। यहाँ पर कुछ उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन इमोशन है, प्यार है, जज्बात हैं, दर्द है, गहराई है, बहुत कुछ छुपा हुआ है इस कहानी में। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं बारी बारी लेकर आती रहूँगी। ये मेरी एक पहली कहानी है, इसे आप अपना पूरा प्यार दीजिए, फिर आगे आपको बहुत कुछ सुनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।